तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को सलाम, आदाब, नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे अल्लाह के फजल व करम से। एक बार फिर मैं आपका मेजबान डॉक्टर संजय कुमार एक और ग्रेट पर्सनालिटी, बेहतरीन इंसान और एक बड़ी हस्ती के साथ आप लोगों के सामने आया। जैसे कि आपको पता है, हम हर रोज एक नए मेहमान के साथ आते हैं और हर रोज कुछ नया सीखते हैं। आज भी हम कुछ नया सीखेंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो है बुक रीडिंग। आइए आज इस पे बात करते हैं। सबसे पहले आज की जो हमारी मेहमान है उनको वेलकम कहते हैं। हमारी जो आज की मेहमान है उनका नाम सनिया इम्तियाज है। इनका ताल्लुक कराची से है। ये पाकिस्तान बुक रीडिंग की जो प्रेसिडेंट है और इनकी अपनी एक बुक, जो ये अपनी बुक लिख रही हैं, वो पब्लिश होने वाली है। और मजीद जानते हैं कि सनिया इम्तियाज कौन है, क्या है। आइए इनके जुबानी। ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हाउ आर यू? आई होप कि मेरी आवाज़ क्लियर होगी सबको। थैंक यू सो मच संजय, आपने मुझे इस चीज़ के लिए इनवाइट किया। एंड यूजुअली ये एक्चुअली एक्सपेक्टेड था कि ये संडे को हो, बट अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में संडे को सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं थे कि स्मूथली चीज़ रन कर सकती। दैट्स व्हाई हमने अभी इसको चैनलाइज किया। एंड यस, आज का टॉपिक है रीडिंग कल्चर, लेकिन उस पे आने से पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। आई नो संजय ने बहुत अच्छे से दे दिया है ऑलरेडी, लेकिन उससे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन फ्रॉम माय साइड एज वेल। माय नेम इज सानिया इम्तियाज, आई एम फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। अभी जो मेरी एक बुक चल रही है उसके बारे में ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करूंगी, बिकॉज अभी वो प्रोसेस में है। अभी थोड़ा सा टाइम और बाकी है उसके पब्लिशिंग के लिए। होपफुली वो जैसी पब्लिश होगी इंशाल्लाह एक और लाइव सेशन होगा उसके बारे में। बट उसके अलावा एज फार एज माई एजुकेशन इज कंसर्न्ड, मैंने एमबीए कंप्लीट कर लिया अपना 2019 में। अभी जो मेरी हॉबीज हैं उनमें ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग है। उसके साथ साथ एक फेसबुक ग्रुप है पाकिस्तान बुक रीडर्स क्लब, जिसमें अराउंड 30,000 तक मेंबर्स हैं। बीइंग एन एडमिन मैं उसको वहाँ की सारी एक्टिविटीज करवा रही होती हूँ। एंड जो भी इश्यूज आते हैं, कंसर्न्स आते हैं ग्रुप के, कम्युनिटी मैनेज करने के, वो देख रही होती हूँ। प्लस हम ओवरऑल मंथ के एंड में हमें एक ऑनलाइन मीटअप कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम कोई भी बुक डिस्कस कर रहे होते हैं। एट टाइम्स होता है कि हम कोई एक बुक सेलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एंड देन उसको डिस्कस कर रहे होते हैं अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ। अलग से सेशन हो रहा होता है, तो वहां पर आके सब अपने व्यूज शेयर कर रहे होते हैं एंड फीडबैक दे रहे होते हैं। एट टाइम्स ऐसा होता है कि कोई स्पेसिफिक थीम हम डिसाइड नहीं करते या स्पेसिफिक जेनरा डिसाइड नहीं करते, बट सबकी जो अपनी मर्जी होती है वो एक बुक आके डिसाइड करता है एंड उसको रीजन बताता है कि आज अगर वो ये बुक लेकर आया है और सबसे डिस्कस कर रहा है तो उसको क्या रीजन है, पर्पस क्या है बिहाइंड द रीजन। और उसके अलावा साथ ही साथ अगर उसने ये शेयर किया है तो उससे सीखा क्या जो हमसे शेयर करना चाहता है। तो इस किस्म की थीम्स हम उसमें डिस्कस कर रहे होते हैं। मोटिव सिंपली यही होता है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट और अपनी जितनी बेस्ट पॉसिबल आउटकम से लोगों को रीडिंग कल्चर की तरफ प्रमोट कर सकें हम करें। एंड ऑब्वियसली इसके अंदर हम जितनी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं या जितनी ही हम फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। अल्टीमेट मोटिव के जी रीडिंग कल्चर प्रमोट करना है पाकिस्तान में, चाहे कुछ भी हो जाए। सो यस, इसके साथ साथ हमारी पूरी टीम है। एडमिन का अलग पैनल है, मॉडरेटर्स का अलग पैनल है और सपोर्टिंग स्टाफ अलग है, जो कि इतने बड़े पूरे कम्युनिटी को मैनेज कर रहा होता है। इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। एंड यस, हम अभी अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज रीडिंग कल्चर इन पाकिस्तान। यस संजय। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे से बताया, अपना तारुफ कराया और पाकिस्तान रीडिंग क्लब के बारे में बताया कि हम उसमें जो है मंथली एक बुक रीड करते हैं, वो पूरी डिटेल बताया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिस इंटरव्यू सीरीज इज सपोर्टेड बाय रेहान फाउंडेशन एंड इंटरव्यू स्कूल। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, उनका नाम सानिया इम्तियाज है। वो आज हमें बुक रीडिंग कल्चर के बारे में बताएंगे। तो आइए अब हमारे मौजू की तरफ बढ़ते हैं। मेरा पहला सवाल आपको है कि आजकल क्या वजूहत है कि बुक रीडिंग कल्चर कम हो गया है। तो जैसे कि आप बुक रीडिंग के फाउंडर हैं, आपको अच्छा खासा इस पे एक्सपीरियंस है, तो प्लीज अपने व्यू, अपने ओपिनियन हमारे साथ शेयर कीजिए। और
जी संजय, अच्छा बेसिकली कोई भी चीज़ का एक रीज़न या 2 रीज़न नहीं होता, इसके मल्टीपल रीज़न्स होते हैं। ओवर द कोर्स ऑफ पीरियड वो रीज़न्स जब इंटेंसिफाई होते जाते हैं, तो अल्टीमेट रिज़ल्ट एक बन जाता है। अब वो चाहे पॉज़िटिवली बने या नेगेटिवली बने। रीडिंग कल्चर में पाकिस्तान में अगर हम लैकिंग देखें या ओवरऑल हमें लगता है कि जी वो कल्चर नहीं है जो होना चाहिए था, या अगर हम बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में देखें जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में आती हैं, उनसे हम कंपेयर करें तो रीडिंग कल्चर हमारा कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। एंड कम होने की वजह से अब हमें देखना है कि इसकी वजूहात क्या हैं ताकि हम उनको ओवरकम करके और उन कंट्रीज की लिस्ट में आ सकें जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, या अगर वो आगे बढ़ रही हैं, तो वो क्यों बढ़ रही हैं। सबसे पहले इसका रीज़न है ऑब्वियसली पेरेंट्स, क्योंकि अगर हम बिल्कुल बच्चे की इब्तिदा से बात करें, चाइल्डहुड से बात करें, तो वो सबसे पहले जो चीज़ें देख रहा होता है, सीख रहा होता है, वो अपने आस-पास के माहौल से सीख रहा होता है। उसके बाद वो जाके बाहर कदम रखता है। तो उसके घर में ऐसा माहौल आई डोंट थिंक सो कि इस तरीके से उनको दिया जाता है। यानी कि आप अगर आज कंपैरेटिवली देखें तो टैबलेट या सेल फ़ोन या इस टाइप की चीज़ें, यूट्यूब स्पेशली ज़्यादा दिया जा रहा होता है, प्रेफ़र किया कराया जा रहा होता है कि जी बच्चा तंग नहीं करे या फिर वो एंगेज रहे किसी भी एक्टिविटी में। सेकेंडली ये कि बच्चा हमेशा वो करेगा जो वो अपने माँ-बाप को या अपने बड़ों को करता हुआ देखेगा। इंस्टेड ऑफ कि उसको क्या कहा जा रहा है या क्या बताया जा रहा है, वो बताने पे नहीं उनके एक्शंस पे चलेगा, जैसे-जैसे वो करेंगे वैसे-वैसे वो सीखता जाएगा। 5 साल तक की उम्र इस तरीके से होती है बच्चे की कि ब्रेन डेवलपमेंट रोज़ हो रही होती है और बहुत इंक्रीजिंग स्पीड से हो रही होती है। और वही फिर 5 साल की जो डेवलपमेंट है वो हमारे बाकी की ज़िंदगी में काम आ रही होती है। हमें नहीं पता होता कि हम इस तरीके से क्या करें बीइंग अ पेरेंट या फिर बीइंग एन एल्डर, कि जो बच्चे में चीज़ें जा रही होती हैं। अब होता ये कि अगर हम सिर्फ़ उन लोगों की बात करें जो कि एजुकेटेड हैं या जो प्रिविलेज्ड हैं इन पाकिस्तान, जिनके पास ये रिसोर्सेज़ मौजूद हैं कि वो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी या किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके एजुकेशन तालीम हासिल कर सकें। अगर हम उन प्रिविलेज की बात करें, उन सोसाइटी की बात करें, उन फैमिलीज़ की बात करें, तो उनके अंदर माहौल इस तरीके से बच्चे को नहीं मिल रहा होता कि वो उनको पढ़ता हुआ देखे, उनको देखे कि किताबों से किस कदर मोहब्बत है या किस तरीके से सजा कर एक अच्छे तरीके से केयर के साथ किताब रखी जा रही होती है। ये भी बहुत एक तरीका होता है कि अदब का लिहाज़ कि ये किताब ने हमें सिखाया है, तो उससे रेलेवेंट हमारा अदब क्या है? ये हर चीज़ बच्चा देख रहा होता है, एब्ज़ॉर्ब कर रहा होता है। अगर हम प्रिविलेज की बात करें, जिनको प्रिविलेज मिल रहा होता है सोसाइटी में, वो पेरेंट्स 5,000 का कोई जोड़ा या जूता तो खरीदने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन 500 की बुक भी उनको बहुत ट्रबल मेकर लग रही होती है। उनके लिए एक बहुत बड़ा हैसल होता है कि जी किसी बुक शॉप जाएँ या फिर किसी रेहड़ी से या किसी सेकंड हैंड स्टोर से जाएँ, बाज़ार से जाएँ और 500 तक की किताब लें। और अगर हम अंडर प्रिविलेज की बात करें, तो उसमें फिर ये एक्सपेंटेसी लेवल हमारा ऑलरेडी रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि उनके पास इतनी रिसोर्सेज़ ही नहीं होती कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटी को पूरा कर सकें। तो यहाँ अगर हम फ्लॉ देखें, इस फ्लॉ को देखते हुए हम ये चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं कि पेरेंट्स को इन चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए। अच्छा, मैंने कुछ पेरेंट्स अपने इर्द-गिर्द ही ऐसे देखे हैं जो अपनी एजुकेशन के ऊपर तो बहुत पॉइंट दे रहे होते हैं कि जी आपको यहाँ एडमिशन लेना है या इंटर के बाद तो इस कॉलेज में ही जाना है आपको, या इंटर के बाद आपको ये फ़ील्ड ही चूज़ करनी है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए तैयारी करा रहे होते हैं, सब चीज़ों के लिए तैयारी करा रहे होते हैं। लेकिन वो इन चीज़ों के लिए तैयारी नहीं करा रहे होते कि कोर्स के अलावा आपके लिए क्या ज़रूरत है। अब वो कोर्स के अलावा कोई एक आर्ट एक्टिविटी हो सकती है जो आप बुक से सीखो, कोई कैलीग्राफी हो सकती है या फिर एथिक्स हो सकते हैं बेसिक्स, आपकी कोई रिलीजियस बुक हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप सीखना चाहो। फॉर इंस्टेंस कुछ बच्चों को मैथ्स बहुत अच्छा होता है, उनको मैथ्स में इंटरेस्ट होता है। पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी बनती है कि कोर्स की या मैथ्स की बुक के अलावा उनको और भी ऐसी एक्टिविटीज़ वाली बुक प्रोवाइड करें, जिससे वो अपने मैथ्स के स्किल्स एनहांस कर सकें। मैंने बहुत देखा है कि लोगों को बच्चों को बहुत शौक होता है। इनफैक्ट जब मेरा एक टाइम ड्यूरेशन रहा, मैं ट्यूशन पढ़ाया करती थी, 8 साल तक मैंने ट्यूशन पढ़ाई है। उसमें मैंने यही नोट किया कि बच्चों का इंटरेस्ट होता है कि एक मेथड से तो हो सकता है, ये दूसरे तीसरे मेथड से भी तो हो सकता है एंड हमारे पास टाइम था, हमने कर दिया। तो जब इतना इंटरेस्ट लेवल है, तो पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी बनती है कि बच्चों को देखें कि किसमें उनका इंटरेस्ट है और वो अपना किरदार किस तरीके से अदा कर सकते हैं। सेकेंडली पेरेंट्स के बाद आती है ऑब्वियसली उस्ताद की ज़िम्मेदारी, टीचर की ज़िम्मेदारी आती है। यूनिवर्सिटी लेवल पे फिर भी कहीं थोड़ा बहुत मैं इस बात को कहूँगी कि प्रेशराइज़ किया जाता है कि आप
बुक के अलावा या जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसके अलावा पढ़ो। लेकिन उससे पहले जो बच्चा एक 18 साल तक गुजार कर आया है, क्या वो उस आदत को चेंज कर पाएगा? 18 साल तक उसको जो जी किताब खोली, पढ़ा और रख दिया वाली आदत जो थी, एक्स्ट्रा चीजों की आदत नहीं थी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गैदर या रिसर्च करने की आदत नहीं थी, वो एकदम से इन 4 सालों में रेवोल्यूशनराइज किस तरीके से हो सकती है? ये डेफिनेटली कम है, इसका रेशो कम पाया जाता है, क्योंकि 18 साल तक एक ही चीज प्रैक्टिस में आती रही है, हैबिचुअल हो गया है बंदा। तो यस, टीचर्स को बिल्कुल बेसिक लेवल से, स्पेशली नर्सरी लेवल हो गया या प्राइमरी लेवल हो गया, वहां से ये चीजें इनपुट देनी चाहिए कि बेटा आप बेशक आप अपना सिलेबस वही रखो, आप अपना टॉपिक वही रखो, लेकिन आप बुक्स उसकी और टॉपिक से भी ले सकते हो। एक चीज मैंने टीचर्स में और भी अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि टीचर्स का एम्फेसाइज होता है जो बुक हम रिकमेंड कर रहे हैं आपको उस बुक से बाहर नहीं जाना है। फॉर इंस्टेंस अगर टॉपिक सेम है तो व्हाई नॉट, वो 2 या 3 बुक्स भी तो पढ़ सकता है। बेशक वो 2-3 बुक में एक ही टॉपिक है, लेकिन जिस ऑथर ने लिखा है, जिस रिसर्च के बिहाफ पे वो चीजें लिखी गई हैं, जिस एक्सपीरियंस के बाद लिखी गई हैं, उसमें डाइवर्सिफिकेशन डेफिनेटली आएगी। ब्रॉड पर्सपेक्टिव इंक्लूड होगा उसके अंदर, क्योंकि वो 3-4 अलग अलग ऑथर्स की मेहनत थी, उनकी लाइफ थी, उनके थिंकिंग प्रोसेस के बाद लिखी गई है। तो यहाँ टीचर्स को कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि टीचर और उस्ताद और खास करके पेरेंट्स, इनमें डिफरेंस कम होता है। इन सबका जो असल मकसद होता है वो एक इंसान की इंसानियत को तश्कील देना होता है, उसकी पूरी पर्सनालिटी को तश्कील देना होता है। तो इनका एक बहुत अहम हिस्सा होता है जो एक इंसान को खड़ा कर रहा होता है, उसकी पर्सनालिटी को खड़ा कर रहा होता है। उसके अलावा अगर हम जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएं, तब आई आई डोंट थिंक सो कि टीचर्स या पेरेंट्स का इतना इनपुट रहता है। तब जो आपने शुरू में मेहनत कर दी, जो आपने उनको सिखा दिया, वो चीजें अब उनके रिजल्ट देने का टाइम होता है, तो वो अब ऑटो पे चल रहे होते हैं। उस टाइम पे उनको सिर्फ फाइन ट्यूनिंग की जरूरत होती है। ड्रास्टिक चेंज बहुत कम आता है। मैं ये नहीं कहती कि लोग यूनिवर्सिटी में आके या फिर हायर एजुकेशन में जाके चेंज नहीं होते या हायर एजुकेशन करनी नहीं चाहिए। चेंज होते हैं, लेकिन उसका रेशियो बहुत कम है, और अगर चेंज होते भी हैं तो बहुत स्लो पेस से चेंज होते हैं। दैट्स वाई ये चीजें हम जितनी जल्दी कम एज में कोप अप कर लें या कम एज में कन्वे कर दें अपने बच्चों को, तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। उसके अलावा अगर हम और इस एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या तरबियत के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बाहर जाएं, थोड़ा मैक्रो लेवल पे इस चीज को जज करें, तो यहाँ पे जिम्मेदारी आती है आसपास के माहौल की। अब आसपास के माहौल में चाहे हमारे बड़े हो गए, खानदान के बड़े हो गए, या आप कह लें मोहल्ले के बड़े हो गए, या गवर्नमेंट हो गई, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। अब अगर हम बात करें, जैसे मैं हूँ एक रीडर तो हूँ, मैं मेरी आदत तो बन गई, लेकिन अब मुझे वो फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं हो रही थी कि जी मैं एक लाइब्रेरी जाऊं, नियर बाय पे लाइब्रेरी हो, चाहे वो छोटी सी हो, मुझे पीसफुल एटमोसफेयर मिले एंड मैं जाऊं या फिर बुक रिप्लेस करके आ जाऊं या कुछ ले लूं। ये हैसल मेरे लिए बीइंग अ रीडर आ रही होती है। डेवलप होने के बावजूद आदत, ये चीजें आ रही होती। तो ये जिम्मेदारी आसपास के लोगों की होनी चाहिए कि इस चीज को वो देखें कि अगर हम इस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लाइब्रेरीज प्रॉपरली होनी चाहिए, आसपास ऐसा माहौल होना चाहिए, कोई दर्शगाह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे लोग जाके बिना झिझक के डिस्कस कर सके। ऑब्वियसली अब चीज ऑनलाइन का है, तो अब लोग ऑनलाइन ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं वो चीजें, तो वो कन्वर्ट होके ऑनलाइन चीजें अब हो रही हैं। लेकिन ऑनलाइन हो तो रही हैं, लेकिन ऑनलाइन फिर और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। एक बच्चा जब एक सेलफोन या टैबलेट लेके बैठता है, तो देर इज लेस प्रोबेबिलिटी कि वो एक एजुकेशनल वीडियो पे या एजुकेशनल मीटअप्स पे जाएगा, एज कम्पेयर टू कि जी वो पबजी खेलेगा या टिकटॉक हो गया या इस टाइप की जो भी एक्टिविटीज होगी। मैं ये नहीं कहती कि इस टाइप की जितनी एप्स हैं वो सारी गलत हैं, होनी चाहिए, और लाइफ में इंसान को डिफरेंट एक्सपीरियंस करने चाहिए, लेकिन हर चीज का एक ड्यूरेशन लाजमी सेट होना चाहिए। अच्छा, लाइब्रेरीज की बात को कंटिन्यू करते हुए, लाइब्रेरीज में यूजुअली होता यह है कि अच्छा यहाँ पे सराउंडिंग्स में अगर मैं फिजिकल लाइब्रेरी की बात करूँ तो इतनी लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है। मैं अगर जाऊं तो फिर मुझे बहुत हैसल करके दूर जाके ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि कराची आपको पता है कि बड़ा शहर है, तो वहाँ ट्रैवलिंग और ट्रैफिक का बहुत ज्यादा इशू रहता है। उस हैसल के बाद वो माइंडसेट, वो पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि वो जाके फिर आपको वापस भी आना है। सेकेंडली, बुक्स अवेलेबल नहीं है। यानी कि अगर हम नंबर ऑफ टाइटल्स की बात करें, तो नंबर ऑफ टाइटल्स आपको घूम फिर के हर जगह, चाहे वो सेकेंड हैंड स्टोर हो, चाहे वो बड़ी बुक मार्केट्स हो, यहाँ पे फिजिकल बुक मार्केट्स हो, चाहे वो ऑनलाइन मार्केट्स हो, वहाँ पे रिपीटेशन ऑफ टाइटल्स बहुत है, बहुत ज्यादा रिपीटेशन ऑफ टाइटल्स।
अब इस वजह से होता ये है कि आपका माइंडसेट ग्रो कैसे करेगा जब आप वेरिएशंस की तरफ नहीं जाओगे। वही 4-5 किताबें मैंने भी पढ़ी हैं, आपने भी पढ़ी हैं, दूसरे ने भी पढ़ी हैं, तीसरे ने भी पढ़ी हैं, और हम यही 4-5 लोग जब बैठेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वही चीज़ डिस्कस कर पाएँगे। डाइवर्सिफिकेशन इस चीज़ का कम हो जाएगा। पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ़ में बता रही हूँ, मुझे जब टाइटल्स ढूँढने होते हैं, कोई बाहर से रिकमेंडेशन आई है, जी मैंने कोई एक आर्टिकल पढ़ा, उसके अंदर रिकमेंडेशन थी, तो यहाँ पे उसके लिए मुझे या तो उसकी सॉफ्ट कॉपी कहीं से अरेंज करनी पड़ती है, या फिर मुझे उसको पूरा का पूरा प्रिंट करवाना पड़ता है, एंड देन उसकी फिजिकल कॉपी मुझ तक आती है। तो ये हैसल भी होता है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है, 1 से डेढ़ हफ्ता लग जाता है, एंड उसकी कॉस्ट भी डेफिनिटली ज़्यादा आती है। बट आई डोंट थिंक सो कि जब ऑलरेडी रीडिंग कल्चर कम है तो कोई क्या इतनी हैसल करने को रेडी होगा? कोई 700 की कोई प्रिंट करवाएगा इतनी हैसल होके? दैट्स द पॉइंट। तो यस, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कम है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स ज़्यादा होने चाहिए। इस तरीके से कम्युनिटीज़ कम है जहाँ पे तालीम को ज़्यादा फ़रोग़ दी जा रही हो, पढ़ने को ज़्यादा फ़रोग़ दी जा रही है। रिसेंटली मैंने एक रिसर्च की थी अपने ही ग्रुप के ऊपर, एंड लोगों से मेरा काफ़ी इंटरेक्शन रहा। उनसे मैंने यही पूछा था कि आपको क्या लगता है, ये बीइंग अ रीडर आपको क्या नेगेटिव ऐसे कमेंट्स मिले जिससे आप डिसहार्ट हुए, या आप पीछे हट गए, या कुछ टाइम के लिए आपने रीडिंग से ब्रेक ले लिया? तो मोस्टली का यही कंसर्न था कि लोग इस चीज़ को या तो बहुत ज़्यादा फुलिश समझते हैं, या फिर वो उनको बताने लग जाते हैं कि आप इसके बजाय अगर आप रिलीजियस पढ़ लें तो जी ज़्यादा अच्छा है। आप बैठ के 1 घंटा बुक तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आपसे 1 घंटा बैठ के कुरान नहीं पढ़ा जाता। हालाँकि कुरान का अपना टाइम है, लेकिन इस किताब का दुनिया और दीन को साथ में लेके चलना है। आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते, या दोनों में से किसी एक को चूज़ नहीं कर सकते। और लोगों के कमेंट्स ये थे कि जी कज़िन्स डिमोटिवेट कर देते हैं, अगर स्कूल में पता चल जाए तो टीचर्स को ये होता है कि जी तुमसे ये वाला टेस्ट में तो इतने नंबर आए हैं और तुम इस चीज़ को ये पढ़ रहे पढ़ के। मतलब उनको उस चीज़ को प्रोवोक करना चाहिए कि बेशक बच्चा जो भी है चीज़ पढ़ रहा है, लेकिन वो उसको कंपेयर करने पे लगा देते हैं कि जी तुम्हारे फिज़िक्स में तो इतने नंबर आए नहीं, फिज़िक्स का तुमसे टेस्ट पास हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पे तुम जो है वो ये वाला नॉवेल लेके बैठे हो, ये वाला तुम रीडिंग लेके बैठे हो, मैगज़ीन लेके बैठे हो। अच्छा, मैगज़ीन से मुझे याद आया, एक मैगज़ीन का एस्पेक्ट ये भी है कि यहाँ पे मैगज़ीन्स की मिकदार भी अब कम हो गई है। जब हम छोटे थे या हमने जब रीडिंग स्टार्ट की थी, तो उस वक़्त नौनिहाल आता था, तालीम-ओ-तरबियत आता था, जो कि बहुत फ़ेमस थे। ऑलमोस्ट आपको हर दूसरे-तीसरे घर में मिल रहा होता था। अगर हम एक मोहल्ले की बात करें, तो 8 से 10 घर में नौनिहाल, तालीम-ओ-तरबियत होता ही होता था। बहुत कॉमन रिसाला था, और उसको सिर्फ़ बच्चे ही नहीं, बड़े भी पढ़ रहे होते थे। लेकिन वो चीज़ अब कम हो गई है। मंथली मैगज़ीन्स इस टाइप के अब बहुत कम आते हैं, यहाँ के स्पेशली लिखे हुए। और अगर हम बाहर की बात करें, यानी कि जैसे टाइम मैगज़ीन्स हो गया फॉर इंस्टेंस, तो वो फिर आपको या तो बहुत पुराना वर्ज़न मिलेगा, लाइक 2015, 2016 का अगर कोई मिल जाएगा आपको तो मिल जाएगा। वरना आपको यहाँ पे उसकी परचेज़ पावर इतनी नहीं होती कि आप रिसेंटली यहाँ परचेज़ कर सको, क्योंकि करेंसी रेट का फ़र्क आ जाता है। अच्छा, एक और एस्पेक्ट मैंने अभी नोट किया था कुछ टाइम पहले, मेरी ये किसी से बात हो रही थी। उन्होंने ये चीज़ हाइलाइट की कि अगर हम बाहर की लाइब्रेरीज़ देखें, तो वो वक़्त के साथ-साथ टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए इनोवेटिवली उन्होंने अपना आर्किटेक्ट भी चेंज किया, अपना डाटा की इन करने का प्रोसेस भी चेंज किया, अपना कैटलॉग चेंज किया, और अपना बुक ला यानी कि निकलवाने और लेने, ये सारे प्रोसेस उन्होंने चेंज किए ओवर द कोर्स ऑफ पीरियड। लेकिन अगर यही चीज़ हम पाकिस्तान में देखें, अगर हम एक फेमस यूनिवर्सिटी की बात करें, कराची यूनिवर्सिटी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है एज़ कम्पेयर टू उसका एरिया वाइज़ बड़ी है। अगर सिर्फ़ हम उस यूनिवर्सिटी की बात करें, तो उस यूनिवर्सिटी में आप स्टिल जाएँगे, आपको वही पूरा गवर्नमेंट का स्पेशल जो आपका टिपिकल होता है कि जी पंखे हैं, शोर है, लोग उस शोर को मना करने वाले लोग कम हैं। अगर आपको एक बुक इश्यू करवानी है, तो आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जाएँगे लेकर, फिर आपका कार्ड एक्सेप्ट हो या नहीं हो गया तो उनको बहुत टाइम लगता है। वो बोलते हैं आप 2 घंटे बाद आइएगा, हम ये बुक ढूँढ के रखेंगे। इन सब चीज़ों के बहुत इश्यूज़ हैं, क्योंकि वही उनका सेम कैटलॉग का प्रोसेस चल रहा है, वही आप ड्रॉअर से निकालो पूरा कैटलॉग, जो हम कभी देखते आ रहे थे कि पुराने ज़माने में होता था। उनका सिस्टम अपडेट नहीं है, इवन दो अगर उनकी लाइब्रेरी देखा जाए तो वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 से 3 फ्लोर की उनकी सिर्फ़ लाइब्रेरी है। बुक्स वहाँ पे इतनी मिकदार में दस्तयाब हैं, पुरानी से पुरानी, अच्छी से अच्छी बुक आपको वहाँ पे लाज़मी मिल जाएगी। लेकिन वही बात है कि
अगर मेरे कल्चर में ही रीडिंग नहीं है तो क्या मैं इतना हैसल बॉदर करूंगी कि जी 2 घंटे बाद मैं वहीं पर वेट करूं या 2 घंटे बाद मैं आऊं और फिर उसको लूं। ये वाला पॉइंट आता है। तो इनोवेशन हमें लानी पड़ेगी इन चीजों में अपनी। लाइब्रेरीज को इतना इनोवेट करना पड़ेगा कि हम जो आदत हो गई कि इंस्टेंटली फॉरन मिल जाए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जो हमें आदत हो गई है सोशल मीडिया या सेल फोन के थ्रू, वो हमें इस चीज में भी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी ताकि ये चीज वक्त के साथ साथ ये भी इनोवेट हो सके और तालीम भी इनोवेट हो सके जनरेशन के साथ साथ। अदरवाइज जनरेशन गैप रहेगा, लोग उस चीज को नहीं समझ पाएंगे, उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाएंगे। होता ही है कि जी ट्रेंड चला है, बच्चे फौरन उस ट्रेंड पर आते हैं। जी पबजी का ट्रेंड हुआ, बच्चे उस ट्रेंड पर आए। टिकटॉक का ट्रेंड हुआ, बच्चे उस ट्रेंड पर आए। कोई और एप्लीकेशन आ गई, कुछ भी हुआ, लेकिन हम इस चीज को इनोवेट ही नहीं करे, लाइब्रेरीज को इनोवेट ही नहीं करे कि उसका ट्रेंड बन सके आजकल के दौर में। तो ये एक और भी बड़ा एस्पेक्ट है, कॉज है जो रीडिंग कल्चर यहाँ पे कम है। एंड एक और मैं पॉइंट डिस्कस कर रही थी, अनफॉर्चुनेटली मैं बोलते बोलते वो पॉइंट मिस कर गई, भूल गई मैं वो पॉइंट। बट ओवरऑल ओवरऑल यही मेरे पॉइंट्स थे जो सम अप थे, एंड आई होप सो कि काफी लोग इससे अग्री करेंगे। जो नहीं भी अग्री करते, आई वुड लव टू हेयर देम कि वो इस पे क्या अपने कमेंट्स देते हैं। प्लस सिर्फ यही एस्पेक्ट्स नहीं है, डेफिनेटली बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। अगर हम एक तालीम के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि माशरे के ऊपर बात कर रहे हैं, इतना ब्रॉड टॉपिक है, तो उसके बहुत से इस तरीके से टॉपिक्स होंगे। एक और एस्पेक्ट मुझे याद आया, वो ये कि अक्सर लोग रिकमेंड कर रहे होते हैं शहाबनामा पढ़ने के लिए कि जी शहाबनामा तो लाजमी पढ़नी है, वो ये है, वो है, वो है, ठीक है। लेकिन उसको पढ़ना और उसको समझना आजकल के दौर में बहुत डिफिकल्ट है। रीजन बीइंग, एक तो लैंग्वेज बैरियर आ गया। आजकल पेरेंट्स जो हैं वो इंग्लिश पे ज्यादा फोकस है एज कम्पेयर टू उर्दू, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे हमारे गवर्नमेंट के दफ्तरी काम हो, कोई भी काम हो, इंग्लिश ज्यादा प्रेफरेंस है। जब इंग्लिश इतनी है, उर्दू हमारी वो रही नहीं जो कभी हुआ करती थी या जो हमारे पेरेंट्स के दौर में हुआ करती थी। तो हम इस चीज को किस तरीके से अगर मैं पढ़ना चाहूँ शाहबनामा, जी मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज नेट से निकाल लिए, जी नेक्स्ट रीड ये है, लेकिन मैं जब उसको खोलने बैठूं, मैंने खरीद भी लिया, पैसे भी दे दिए, हैसल भी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन वो मुझे कंटेंट ही समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो मेरी जनरेशन से नहीं मिल रहा, या आजकल की जनरेशन या आजकल के कंटेंट के हिसाब से नहीं मिल रहा, अप टू डेट नहीं हुआ हुआ। तो यस, इस किस्म की जो अच्छी तारीख है या जो अच्छी नॉलेज है, उस चीज को किसी ना किसी को एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए और उसको कन्वर्ट करना चाहिए आजकल की लैंग्वेज में। जैसे कि बहुत सी बुक्स होती हैं बाहर जो ओवर द कोर्स ऑफ पीरियड ट्रांसलेट होती हैं या रिवाइज्ड आती हैं, तो ये रिवाइज्ड एडिशन यहाँ पे कम पाया जाता है। जैसे अगर हम जाविया की बात करें तो वो 20 के अंडर वाले जो एज के लोग हैं उनको वो बोरिंग कंटेंट लगेगा, उनको लगेगा कि इसमें तो कुछ पढ़ने को ही नहीं है। हाँ, अगर वही चीज 30s या 40s या मेच्योर पर्सन पढ़ेगा तो उसको लगेगा यार इसमें तो जिंदगी की काफी हकीकतों के बारे में बात हुई थी, क्योंकि उसको वो लिखा समझ में आ रहा होगा, वो नॉलेज वो एब्जॉर्ब कर पा रहा होगा, वो समझ पा रहा होगा, क्योंकि वो पिछले जमाने से भी इंटरेक्ट कर सकता है और आज के दौर से भी वो कनेक्ट कर सकता है। लेकिन जो बच्चा अंडर 20 है, जिसकी अभी टीन एज है, टीन एज बहुत सेंसिटिव होती है, उसमें वो चीज कैसे एब्जॉर्ब करेगा जब वो उस कंटेंट को नहीं समझ पा रहा, उस उर्दू को नहीं समझ पा रहा। जो एक ये फ्लॉ है कि अगर हम इस पर काम करें कि इन चीजों को हम रिवाइज्ड एडिशन के साथ लाएं, इन चीजों की मीनिंग सेम रहे लेकिन लफ्जों की तरतीब हम चेंज कर सकें, तो डेफिनेटली इन आसानियों के साथ शायद हमारी जो जनरेशन है आने वाली या जो अभी की है, उनमें ये रीडिंग कल्चर प्रमोट हो सके। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी बारीकबीनी से इनके कागज बताए, रीडिंग का कल्चर क्यों खत्म हो रहा है, और बड़ी बेहतरीन अंदाज से एक एक चीज को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। उम्मीद है मुझे और मेरे साथ सारे व्यूअर्स को भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हमारे जहाँ जूते जो है शोकेस में पाए जाते हैं और जो किताबें हैं वो फुटपाथ पे पाए जाते हैं। ये अफसोस है कि ये भी वजह है। और सेकंडली कि हम 5,000 10,000 के जूते ले लेते हैं और 500 की किताब नहीं ले लेते हैं। ये बड़ी अच्छी पॉइंट लगी। और इसके अलावा एक चीज मैंने कहीं पढ़ी थी, क्योंकि बुक मुख्तलिफ मैं भी रीड करता हूँ, लेकिन फर्क ये है कि मैं
उर्दू में सिर्फ डॉक्टर मुबारक को पढ़ता हूँ, और सिंधी में ज्यादा पढ़ता हूँ क्योंकि मेरी मदर टंग वो है, वो मुझे, और सिंधी में ज्यादा लिखता हूँ। डॉक्टर मुबारक के सारे किताब मुझे अच्छे लगे। तकरीबन मैंने पांच पांच से ज्यादा, बल्कि 6-7 किताब तारीख के जितने भी डॉक्टर मुबारक के तकरीबन पढ़े। रही बात के जर्मनी की का लिखा हुआ था या कहीं किसी मैगजीन में लिखा हुआ था कि वहाँ के जो सड़कें हैं वहाँ पे जो है कपबोर्ड बने हुए लाइब्रेरी के, तो वहाँ पे बुक्स रखे हुए हैं, लोग घरों से आते हैं, जो अपने पढ़े हुए किताब घर पे होते हैं और वहां पे रख के जाते हैं, वो वहां से जो किताब उनको चाहिए होती है वो पढ़ने के लिए लेके जाते हैं। जब कंप्लीट होती है वो वापसी रख के छोड़ के जाते हैं। हमारे यहाँ किसी लाइब्रेरी में अगर खुला किताब छोड़ दें खुले, तो दूसरे दिन सारे गायब हो जाते हैं। तो ये भी एक वजह है। और ये मेरे एक दोस्त है मनोहर भाई, ये अक्सर सवाल पूछते रहते हैं हर गेस्ट से, तो ये आपकी स्क्रीन में है, आपको समझ में आ रहा है? पढ़ के बता दें सर तो ज्यादा वाज़ेह रहेगा, इसका मफ़हूम बता दीजिएगा। जी ठीक है। आपसे सवाल है, हुकूमत की तरफ से बच्चे को 5 साल की उम्र में दाखिल किया जाता है तालीमी में, वैसे आजकल के 3-4 साल बच्चों को पढ़ाया भी जा सकता है। आपकी नजर में बच्चे की ठीक उम्र क्या है? सही है। ये पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना, गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन के लिए कम से कम 5 साल, और जो है हमारे जो केजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उनमें केजी के 3, 2.5, 3 साल ज्यादा है बच्चों के लिए, 3 साल या 4 साल। तो कौन सी एज बच्चों के लिए स्कूल में जाने के लिए जरूरी है? तो एज वो सही है जो आपके हिसाब से बेहतर हो। एज कोई स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि जी 4 साल का बच्चा ज्यादा एलिजिबल है या 2 साल का बच्चा एलिजिबल नहीं है। तालीम अगर हम उसको घर से देना शुरू करें तो हमें उसी वक्त उसकी तालीम स्टार्ट कर देनी चाहिए जब वो माँ की गोद में आता है। उस वक्त से ही उसकी तालीम का दौरानिया स्टार्ट हो जाना चाहिए, तरबियत का दौरानिया स्टार्ट हो जाना चाहिए। तालीम ये भी है कि बेटा चीज़ों को अदब दे दो, यानी उनको इज़्ज़त दो, चाहे वो बेजान चीज़ें क्यों ना हो। ये भी एक तालीम का हिस्सा है कि हमें हर चीज़ को एक इज़्ज़त देनी चाहिए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें ही शुरू हो जाती हैं बच्चे के पैदा होते ही। तो उम्र का इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, अगर बेहतर है कि आप जल्दी अगर आप इस चीज़ को प्रेफ़र करते हैं कि जी 5 साल की उम्र में ही बच्चे को दाखिल कराना है, तो उससे पहले घर में उसको ऐसा माहौल लाज़मी दें कि उसको पता चले कि अगर मैं 5 साल की उम्र तक जा रहा हूँ कोई तालीम हासिल करने तो मुझे उससे क्या फ़ायदा है। सिर्फ़ ये फ़ायदा ना हो कि जी मैं कमा लूँगा या मैं ये कर लूँगा या ये मिल जाएगा। उसको लॉन्ग टर्म सोचने पे मजबूर करें, उसको उसके ज़हन पे प्रेशर डालें, वो खुद सोचे, और अगर ना सोचे तो हमें उसके लिए हिंट प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि उसका थिंकिंग प्रोसेस ब्रॉड हो। एज स्पेसिफाई ना करें, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट पे ज़्यादा फ़ोकस करें। अब ब्रेन डेवलपमेंट उसकी अगर स्कूल में रहकर होती है, तो मोर देन वेलकम, अगर घर में रहकर होती है, तो क्यों नहीं? बहुत बहुत जिस शुक्रिया। जी जी। जिस जगह उसकी तालीम ज़्यादा अच्छे से बढ़ सके, ज़्यादा अच्छे से वो सीख सके, वो उसके लिए बेहतर उम्र है और बेहतर जगह है। अच्छा, एक चीज़ आपने कही कि एक लाइब्रेरी का आपने ज़िक्र किया कि वहाँ से आके बुक ले सकते हैं, पढ़ी हुई बुक रख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट अभी 14 अगस्त 2020 में ही इनॉग्रेशन हुआ है कराची में एक लाइब्रेरी, स्ट्रीट लाइब्रेरी के नाम से। आपको इज़िली कोई भी अगर गूगल करना चाहे तो स्ट्रीट लाइब्रेरी कराची लिखेगा तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर नंबर ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश्ड हुए हैं। उसमें यही है कि आपको सिंपली एक स्ट्रीट कॉर्नर के ऊपर, वहाँ काफ़ी रश वाली जगह है, वहाँ पे अगर आप जाओ, सिंपली बेंचेस लगी हैं, आप बेंचेस पे जाओ और अलमारी है, वहाँ पे शेल्फ लगे हुए हैं। आप जाओ वहाँ पे कोई भी बुक निकालो, बेंचेस लगी है, उनको जाके गो थ्रू करो, उनका चाहे वो टेबल ऑफ कंटेंट गो थ्रू करो या कोई भी एक कवर पेज गो थ्रू कर लो, कि आपको आइडिया हो जाए कि ये बुक मुझे लेनी है। एंड वहाँ पे आप जाकर अपनी कोई पढ़ी हुई या पुरानी बुक रखो। अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल वो अगस्त से अब तक है और प्रोसेस अच्छा जा रहा है। उसपे ऐसी कोई अभी तक चीज़ नहीं हुई कि वो खराब हुई है या वो चल नहीं रही है हवा, लोग आ नहीं रहे। मैंने बाकायदा खुद भी वो जगह विज़िट की है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे लोग आ रहे होते हैं, किताबें रख कर भी जाते हैं और लेकर भी जाते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे नॉलेज में नहीं था स्पीक लाइब्रेरी का, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे मुल्क, मतलब हमारे मुल्क में, बल्कि हमारे अपने सिंध में ये इनिशिएटिव हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात है।
बल्कि ये कल्चर अगर शुरू होता है तो मतलब पॉसिबिलिटी है कि इन फ्यूचर रीडिंग को दोबारा जो है प्रमोट। रीडिंग लोगों में जोश जागेगा, जज्बा जागेगा। और मैं यहाँ दोस्तों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, जनरली जो अभी आया है कि हम दोस्तों को सालगिरह में बहुत सारे महंगे महंगे तोहफे देते हैं। अच्छा है कि उनकी तबीयत के हिसाब से, उनकी चॉइस के हिसाब से कोई किताब दे दें, फिर नावल दे दें, फिर स्टोरी दे दें, फिर हिस्ट्री का बुक दे दें, तो बेहतर होगा। तो मैं आपसे अगला सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वक्त ज्यादा ले चुका हूँ, कि जो आजकल जो कल्चर रीडिंग का इतना कम हो चुका है, इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। सेकंडली, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब पे या फेसबुक पे लाइव बुक रीडिंग का, इनको आप कैसे देखते हैं? और भी अच्छा, आपका पहला सवाल हम कल्चर किस तरीके से प्रमोट कर सकें, एंड सेकंड ये था आपका कि इन चीज़ों को हम किस तरीके से ले लेते हैं जो लाइव सेशंस हो रहे होते हैं हमारे सोशल मीडिया पे। अगर हम इन दोनों क्वेश्चंस को कनेक्ट करें तो माइट बी मैं एक बेटर पॉसिबल आंसर दे सकूं। अच्छा, हम लाइव सेशंस डेफिनेटली बहुत फ्रूटफुल होते हैं अगर लोग उसको सुने। प्लस एक होता है फिजिबिलिटी फैक्टर। मे बी आपके पास वो टाइम अवेलेबल ना हो, लेकिन ये सेशन यही रहेगा। जिसके पास जब जब जो जो टाइम अवेलेबल होगा वो उससे इस्तिफादा हासिल करता रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छा है कि आप कंटेंट बनाकर डाल दो, लेकिन वो कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ-साथ लोगों को भी फ़ायदा दे। फ़ायदा इस किस्म का हो कि उनकी शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन पे ना जाए, यानी कि जी उनको ह्यूमर तो क्या होगा, थोड़ी टाइम के लिए देगा, उसका कोई लॉन्ग टर्म नहीं फ़ायदा हो सकता। लेकिन कोई ऐसी चीज़ सिखा दें, आप कोई ऐसी चीज़ कन्वे कर दें, या अगर हम ऑनलाइन मीटअप्स की बात करें रिलेटेड टू बुक क्लब मीटअप्स हो गए, तो इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो हमने ये इनिशिएट लिया था अराउंड मार्च में, और मार्च से अब तक हम करवा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट इसको 11 मंथ्स होने को हैं। इसको हमें आप तक लोगों ने इस चीज़ को प्रमोट किया, ना ख़त्म होने दिया है, ना डिले होने दिया है। बीच में कितने ड्रॉबैक्स आए या कुछ इश्यूज़ आए, लोगों ने हमें इसको कन्विंस कर के कहा कि जी आप रिकॉर्डिंग भी करें एंड शेयर भी करें हमारे साथ। तो लोग कोऑपरेट कर रहे होते हैं, इस चीज़ को पसंद कर रहे होते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि जो कोई बुक पर एक रिव्यू बनाना चाहे, चाहे वो एक कोट के साथ-साथ कोई अपना पर्सपेक्टिव ऐड करके 2 से 3 मिनट की भी वीडियो बना सके, तो सोशल मीडिया पे वो लाइव सेशन करे या अपना कंटेंट बना के डाल दे। इस तरीके से भी प्रमोट हो सकती है रीडिंग कल्चर। पेरेंट्स को हमें थोड़ा काउंसलिंग देनी पड़ेगी। अब वो काउंसलिंग होगी डेफिनिटली कहीं या तो ऐसे इदारे हों जो गवर्नमेंट की तरफ से हों या एनजीओज़ की तरफ से हों, जो पेरेंट्स को काउंसल करें कि आपको करना है तो किस तरीके से करना है। ये पेरेंट्स को काउंसलिंग की मैं बात कर रही हूँ जो प्रिविलेज्ड हैं, जो ऑलरेडी पढ़े-लिखे हैं। यानी माँ-बाप उनमें दोनों पढ़े-लिखे हैं, लेकिन स्टिल उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों को रीडिंग कल्चर उनमें इनहेरिट करा सकें। क्योंकि वो चीज़ उनमें नहीं है तो उनको बाहर से सीखनी पड़ेगी और फिर वो आगे कन्वे करनी पड़ेगी। साथ ही साथ इसके अलावा हमें, जैसे मैंने लाइब्रेरीज़ पॉइंट आउट की थी, हमें वो उनकी फिज़िबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी और उनको मीटअप कराना पड़ेगा आजकल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। फॉर इंस्टेंस अगर केयू में 3 फ्लोर की भी है, लेकिन उसमें कराची के लोग उससे फ़ायदा उठाने वाले अगर कंपेयर किया जाए तो उनकी तादाद बहुत कम है। एक चीज़ और हम ये कर सकते हैं कि बच्चों को साथ ही साथ स्कूल में इस किस्म की एक एक्टिविटीज़ कराई जाएँ, जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसके अंदर उनके यहाँ कोई ट्रॉफ़ी रख सकते हैं, कोई गिफ्ट रख सकते हैं, या पेरेंट्स भी इनफैक्ट ये घर में एक्टिविटीज़ कर सकते हैं कि जी अगर आपने मुझे ये 20 पेज 1 महीने में पढ़कर दे दिए, तो आपके लिए ये है, ये वो है। क्योंकि बच्चे तो फ़रमाइश करते ही हैं माँ-बाप से। उसके अगेंस्ट वो ये चीज़ उनमें इनहेरिट करा सकते हैं कि जी आपकी फ़रमाइश पूरी हो जाएगी, इस तारीख को पूरी हो जाएगी, लेकिन तब तक आपको ये बुक खत्म करनी है, ये छोटा-सा रिसाला खत्म करना है। एक और अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेहाफ़ पे बताऊँ कि मुझे रीडिंग हैबिट इस तरीके से पड़ी थी कि मैं अपनी फूफो के साथ रहती थी, वो मेरी गार्डियन थी। उनके साथ रह के मुझे यह आदत पड़ी और आई स्टिल रिमेंबर, मैं 5 साल की एज से मुझे ये आदत पड़ गई थी कि जी रीडिंग करनी है या बुक पास रखनी है, या बेड पे सो रहे हैं तो बुक साथ रख के सोनी है। लिखना है, अब वो लिखना जो भी है, अब 7 साल के बच्चे का ऐसा वो नहीं होता कि वो बहुत बड़ी-बड़ी कहानियाँ लिख सके, लेकिन जितना भी लिखना है इस तरीके से, तो कोई साथ इस तरीके से होना चाहिए जो आपको समझा सके, बूस्ट अप कर सके। अब चाहे वो आपका पेरेंट हो, चाहे आपका टीचर हो, चाहे आपका मेंटर हो।
मेंटोर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इन सब चीजों को हम कंबाइन करेंगे तो डेफिनेटली एक इंडिविजुअल बेसिस पे भी और एक ओवरऑल लेवल पे भी हम इस चीज को प्रमोट कर सकते हैं। आई गेस कोई क्वेश्चन आया है? जी, क्वेश्चन नहीं है। इन्होंने सजेशन दिए, ये राजा अरशद साहब बड़े अच्छे इंसान हैं। बड़ा अच्छा हमेशा बताते हैं, गाइड भी करते हैं। इन्होंने लिखा है कि काउंसलिंग के इदारे कायम किए जाएं जो 24 घंटे काम करें। बड़े अच्छे। आप एग्रीड? जी, अग्रीड हूँ। इनफैक्ट मैंने अभी यही चीज पॉइंट आउट की थी कि काउंसलिंग के इदारे पेरेंट्स के लिए भी होने चाहिए और इस तरीके से भी होने चाहिए कि वो सोसाइटी में लोगों को बता सकें। जैसे अगर हम आपने बात की थी लाइव सेशंस की सोशल मीडिया, तो वही काउंसलिंग लाइव सेशंस भी हो सकती हैं। लोग जो वुमेन के ग्रुप है गए फेसबुक के, या जो विमेन के, या जो मॉमीज के ग्रुप हो गए स्पेशली, उनमें काफी चीजें डिस्कस हो रही होती हैं। आई स्टिल रिमेम्बर मैंने एक ग्रुप देखा था फेसबुक पे, उसमें जो एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा होता है या एंट्री टेस्ट हो रहा होता है छोटे बच्चों का बड़े स्कूल्स में जाने के लिए 4-5 साल की उम्र में, उनकी सारी ऑडियंस थी एंड वो डिस्कशन हो रहा था, वो कंटेंट था। तो वो वाली ऑडियंस को अगर हम टारगेट करें और समझाएं कि जी काउंसलिंग क्यों जरूरी है आपके लिए, या आपको आधा घंटा अगर देना है इस काउंसलिंग का हमारे साथ, तो कितना आपके और आपकी फैमिली के लिए ग्रो कर सकता है। क्योंकि वहाँ की ऑडियंस प्रिविलेज्ड है, वहाँ की ऑडियंस के पास सोशल मीडिया है, वहाँ की ऑडियंस के पास रिसोर्सेज है कि वो बुक परचेज कर सके। वहाँ की ऑडियंस चाहती है कि उनके बच्चे अच्छा पढ़ें और अच्छे सोसाइटी में जाएं, तभी वो वहां पर मौजूद हैं, एक दूसरे से वो कंटेंट डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इस टाइप की ऑडियंस को हमें सबसे पहले टैप करना चाहिए इन चीजों पे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े अच्छे से बताया कि हमें कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए और इनका कैसे हम बुक रीडिंग कल्चर को बढ़ाएं, और साथ में लाइव बुक रीडिंग के कल्चर के साथ साथ हम कैसे इसको प्रमोट कर सकते हैं। आपने मिसाल दी कि हमने 11 मंथ से ये चल रहा है लाइव रीडिंग का, और हमें अच्छा फीडबैक मिल रहा है। सेकेंडली, काउंसलिंग वाला भी आपने कहा कि लाइव रीडिंग के साथ साथ हम काउंसलिंग भी कर सकते हैं। लाइब्रेरी का भी का बच्चों को, पेरेंट्स को इस चीज पे है कि वो छोटे छोटे रिवार्ड रखें बच्चों को। आप ये बुक के इतने पेज पढ़ोगे तो अब आपको ये रिवार्ड मिलेगा, ये ट्रॉफी मिलेगी। स्कूल में इस टाइप की भी एक्टिविटी हो, तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी है, बेहतरीन है, प्रैक्टिकल भी है, कर भी सकते हैं हम सब। तो अब मैं आपसे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि पहले से मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया है। लेकिन एक चीज मुझे पूछनी, मतलब एक चीज का शौक हो रहा है, बार बार पूछने का क्यूरियोसिटी हो रही है कि आप जैसे फाउंडर हैं, प्रेसिडेंट है बुक क्लब के पेज की, उनकी एडमिन की, तो ये शौक आपको कैसे पड़ा कि मैं सारे रीडर्स को एक जगह पे जमा करूं और ग्रुप बनाऊं? तो प्लीज इन्हें ज्यादा भले ब्रीफली बताएं, प्लीज बताएं। सर आइडिया बहुत सिंपल था। जैसा इंसान होता है उसके आसपास के लोग भी उसी तरीके से होते हैं ज्यादातर। तो मेरे आसपास के जो लोग थे उनमें ये शौक था और वो फिर एक टीम बनती गई, उनका आइडिया जनरेट हो गया सिंपल सा। एंड उस आइडिया के बाद हम सब आपस में कंटेंट एक जगह शेयर करने लगे। वो चीज हमने 4 साल तक करते रहे एंड अब जाके वो चीज इतनी फिर मल्टीप्लाई होती रही। तो अब उसका मल्टीप्लिकेशन का जो रेट है वो डेफिनेटली अब इंक्रीज हो गया है। शुरू में हमें उस चीज को प्रमोट करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि अगर आप एक कम्युनिटी बना रहे हो तो इनिशियल स्टेज और स्टार्टअप स्टेज तो वैसे ही डिफिकल्ट होता है उस चीज का। तो बस एक टीम बनी हुई थी, सपोर्ट था, कुछ अच्छे लोग थे, कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया। एंड उनकी जो आप कह लो कि ओवर द कोर्स ऑफ पीरियड वाइज नेचर थी या वाइज उनकी एडवाइसेस थी, वो काम आई। एंड अल्टीमेटली ये चीज हम efforts करते रहे। उसके बाद हमने ये किया कि जो जूनियर्स हैं या जो अंडर 20 हैं या इनिशियल अपने ट्वेंटीज में हैं, अर्ली 20s में, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हो गए या फिर इंटर के हो गए, उन लोगों को हमने अपनी टीम में इनकॉर्पोरेट किया इस चीज पे कि आपको भी इंटरेस्ट है बुक रीडिंग का, प्लस उनको एक था कि जी एक बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है, एक बड़ी जगह का हमें मॉडरेटर बनाया जा रहा है या फिर सपोर्टिंग स्टाफ बनाया जा रहा है। प्लस उनको सोशल मीडिया भी सीखना था, तो हमने ये चीज भी उनको सिखाई कि कम्युनिटी में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, आपको कैसे रिजॉल्व करने चाहिए, क्लटर फ्री आप किस तरीके से एक कम्युनिटी बना सकते हो।
तो उनको बेनिफिट्स इस तरीके से प्रोवाइड किए कि वो भी साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ते रहे। काफ़ी लोग ट्रेन हुए इस दौर में, काफ़ी लोग छोड़ के भी गए क्योंकि उनकी या तो स्टडीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ती गई या जॉब उनकी टफ होती गई, तो ओवर द कोर्स ऑफ पीरियड वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन स्टिल अभी हमारी अगर टीम है उसमें हम अभी भी 5 से 6 लोगों को ट्रेन कर जूनियर्स। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमारे साथ सानिया इम्तियाज़ हैं। इन्होंने हमें बताया है रीडिंग कल्चर क्यों पाकिस्तान में कम हो रही है, उसके क्या-क्या काज़ेज़ हैं, हम कैसे उसको प्रमोट कर सकते हैं, रीडिंग कल्चर जो लाइव है, उससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हमने इनसे सीखी। सानिया जी, मैं आपका एक बार फिर से तहे दिल से मशकूर हूँ। आपने अपने बिज़ी शेड्यूल से टाइम निकाला, मुझे और मेरे नाज़रीन को बहुत अच्छी-अच्छी बातें सिखाई। बस एक आखिरी कोई अच्छा-सा मैसेज मुझे और मेरे नाज़रीन को दे दें और उसके बाद हम प्रोग्राम का एंड करते हैं। ओवर टू यू। आखिरी सा अच्छा-सा मैसेज बस यही है कि हमें पढ़ना या रीडिंग इसलिए नहीं करनी कि हमें किसी से आगे बढ़ना है या हमें उसको जवाब देना है, जी उसने हमें उस दिन कहा था तो आज हम ये 2 लफ्ज़ पढ़ के उसको जवाब देंगे। हमें रीडिंग इसलिए करनी है कि हमें अपने कल से आज बेहतर बनाना है और उससे आने वाला कल भी बेहतर बनाना है। तो मेरा अगर मोटिव रीडिंग का भी यही होता है कि मुझे अपने आप से बेहतर बनना है और अपने लिए बेहतर बनना है और अपने आस-पास के लोगों को बेहतर बनना है। तो अगर हम ये सोच रखें, ये ग्रोथ माइंडसेट रखें अपने अंदर, तो डेफ़िनेटली हम खुद भी ये कल्चर में पार्ट बन सकते हैं एनहांस करने का इसका, लोगों को भी हम ये कल्चर में इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं जी, आपको भी पढ़ना चाहिए। हम खुद भी वो अमल करने पर आखिरकार राज़ी हो जाएँगे इस माइंडसेट के साथ और हम दूसरों को भी राज़ी कर सकते हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा अच्छा और बड़ा प्यारा, बड़ा ज़बरदस्त दिया कि हमें बुक रीडिंग इसलिए नहीं करनी चाहिए ताकि हम दूसरों से आगे बढ़ें या उनको जवाब दे सकें, बल्कि इसलिए कर सकें हम अपनी ग्रोथ अच्छी कर सकें, हम अपने आप को अच्छा बना सकें, अपनी तरबियत बेहतरीन कर सकें। तो ये बहुत-बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, बस आखिरी मैसेज यही है कि ज़्यादा ना कर सकें तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों की सालगिरह के मौके पे आप उन्हें गिफ्ट में ज़्यादा कीमती तोहफ़ों के बदले कोई अच्छा-सा किताब दे दें, फिर भले वो 200 का भी हो। लेकिन किताब दें, आपको पता है आपके दोस्त हैं, उनकी तबीयत का पता है, तो उनकी तबीयत के हिसाब से कोई ना कोई बुक गिफ्ट में दे दें। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। अगले लाइव सेशन में एक और ग्रेट पर्सनैलिटी के साथ मिलते हैं और एक बार और फिर कुछ नया सीखेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया नाज़रीन, बहुत-बहुत शुक्रिया सानिया इम्तियाज़ आपका। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।